नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट अशोक कुमार सागर है और सागर लॉ सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है लीज डीड यानी लीज एग्रीमेंट रजिस्टर्ड कराने की प्रक्रिया। तो दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लीज डीड और किराएनामे में क्या अंतर है, लीज डीड कैसे तैयार की जाती है, लीज डीड तैयार करने के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है, कितना स्टाम्प शुल्क व निबंधक शुल्क अदा किया जाता है, कितना स्टाम्प शुल्क के साथ साथ अन्य क्या क्या शुल्क होते हैं, लीज डीड रजिस्टर्ड कराने की पूरी प्रक्रिया क्या है। चलिए जान लेते हैं कि लीज डीड या किरायानामा होता क्या है, इसका मतलब क्या है। दोस्तों, जब भी आप कोई मकान, दुकान, हॉल आदि किराए पर लेते हैं तो आपको एक ऐसे एग्रीमेंट की आवश्यकता होती है जिसमें संपत्ति स्वामी व किराएदार के बीच तय होने वाली सभी शर्तों को शामिल किया जाए। ऐसा जो भी अनुबंध पत्र तैयार किया जाता है उसे किरायानामा या लीज एग्रीमेंट कहा जाता है। जीवन में कभी ना कभी हमें कुछ ना कुछ किराए पर लेना या देना होता है। जब हम कोई संपत्ति या वाहन किराए पर लेते हैं या देते हैं तो उसके लिए हमें एक एग्रीमेंट बनाना होता है। यहाँ बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किरायानामा बनाना है या लीज एग्रीमेंट। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि लीज डीड और किरायानामे में क्या अंतर है। लीज डीड, जिसे लीज एग्रीमेंट भी कहते हैं, लीज जब बनाई जाती है जब हम कोई चीज ज्यादा समय के लिए किराए पर देते हैं, यानी एक वर्ष से अधिक समय के लिए जब कोई चीज किराए पर दी जाती है तो उसे लीज डीड या लीज एग्रीमेंट कहा जाता है। लीज डीड 1 से 5 वर्ष, 10 वर्ष या 15 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए भी हो सकती है, जबकि किरायानामा 1 वर्ष से कम समय के लिए बनाया जाता है। जैसा आप किसी को कोई वाहन या आवासीय प्रयोजन के लिए कोई भवन 1 वर्ष से कम समय के लिए किराए पर देते हैं तो ऐसा किरायानामा 11 माह के लिए बनाया जाता है, जिसमें कम खर्चा आता है, जिसे आप 10 रुपए से 100 रुपए तक के स्टाम्प पेपर पर तैयार कर नोटरी करा सकते हैं। जबकि 1 वर्ष से अधिक या उससे अधिक समय के लिए किसी संपत्ति को किराए पर दिया जाता है तो उसकी लीज डीड तैयार की जाती है और उसको रजिस्टर्ड कराया जाना भी जरूरी हो जाता है। लीज डीड लंबी अवधि के लिए तैयार की जाती है, जिसमें संपत्ति स्वामी को लेसर तथा किराएदार को लेसी कहा जाता है, जबकि किरायानामा लघु अवधि के लिए बनाया जाता है, जिसमें प्रथम पक्ष और लैंडलॉर्ड और द्वितीय पक्ष को किराएदार कहा जाता है। लीज डीड कैसे तैयार की जाती है। लीज डीड आप स्वयं या किसी एडवोकेट से तैयार करा सकते हैं। लीज में सबसे पहले तारीख व उसके बाद प्रथम पक्ष यानी संपत्ति स्वामी का नाम, पिता का नाम, पता, आधार कार्ड नंबर आदि लिखा जाता है। उसके बाद द्वितीय पक्ष यानी किराएदार का नाम, पिता का नाम, पता, आधार कार्ड नंबर आदि लिखा जाता है। उसके पश्चात संपत्ति का संपूर्ण विवरण कि संपत्ति किस ग्राम या नगर या कॉलोनी में स्थित है, उसका एरिया, खेत या प्लॉट नंबर, चौहद्दी यानी दिशाएं जिसे बाउंड्रीज भी कहते हैं, पूर्व में किस व्यक्ति की संपत्ति है, पश्चिम व उत्तर दक्षिण में किसकी प्रॉपर्टी है आदि लिखा जाता है। उसके बाद लीज अवधि की संपत्ति को कितने समय के लिए लीज पर लिया जा रहा है, प्रारंभ व अंतिम तिथि लिखी जाती है। यदि समय समय पर किराएदारी में कुछ वृद्धि की जानी है तो कितने प्रतिशत बढ़ोतरी की जाएगी, उसका विवरण भी जरूर लिखें। इन सभी बातों को लिखने के बाद प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष द्वारा जो भी शर्तें तय की गई हैं उनको बिंदु दर बिंदु लिखा जाता है। अंत में 2 गवाहों के नाम, पिता का नाम, पता, आधार संख्या आदि लिखा जाता है तथा लीज डीड को किसने तैयार किया है, उस एडवोकेट का नाम आदि लिखा जाता है। लीज डीड तैयार करने के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, लीज डीड को तैयार करने के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। नंबर 1, संपत्ति के दस्तावेज। यदि संपत्ति ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आती है तो रजिस्ट्री बनामा यानी सेल डीड, खतौनी, 143 का आदेश, और यदि संपत्ति नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है तो सेल डीड, नगर निगम या नगर पालिका की रसीद आदि की आवश्यकता होती है। नंबर 2, प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के पहचान के तौर पर आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या अन्य कोई सरकारी दस्तावेज। नंबर 3, 2 गवाह, उनके आधार कार्ड या पहचान पत्र आदि।
नंबर 4, प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। यदि संपत्ति का कोई मैप आदि हो तो उसकी छाया प्रति। यदि संपत्ति किसी फर्म या कंपनी द्वारा किराए पर ली जा रही है तो उसका पंजीकरण की छाया प्रति और अधिकृत प्रतिनिधि का प्रमाण पत्र। यदि संपत्ति मुख्तार-ए-आम यानी पावर ऑफ अटर्नी के द्वारा किराए पर दी जा रही है या ली जा रही है तो आप पावर ऑफ अटर्नी की प्रमाणित प्रति आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि लीज डीड को रजिस्टर्ड कराने में कितना स्टाम्प शुल्क व निबंधक शुल्क अदा किया जाता है। दोस्तों इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। स्टाम्प शुल्क प्रत्येक राज्य में अलग अलग लिया जाता है जो किराएदार व समय अवधि के हिसाब से होता है। जैसे उदाहरण के लिए उत्तराखंड राज्य को ले लेते हैं। उत्तराखंड राज्य में किराएदारी के हिसाब से स्टाम्प व निबंधक शुल्क लिया जाता है। जैसे हम 1 से 5 वर्ष की अवधि के लिए कोई संपत्ति किराए पर लेते हैं, उसका 1 माह का किराया 5,000 रुपये है तो 1 वर्ष का औसत किराया 60,000 रुपये हो जाता है। तो इसे 3 गुना किया जाएगा जो 1,80,000 रुपये हो जाता है। तो इस पर 2% स्टाम्प शुल्क यानी 3,600 रुपये अदा किया जाएगा। वहीं निबंधक शुल्क औसत वार्षिक किराए पर 2% लिया जाता है। औसत किराया हमारा 60,000 रुपये है जिस पर 2% निबंधक शुल्क यानी 1,200 रुपये तथा कुछ पृष्ठ आदि का शुल्क लिया जाता है जो लगभग 1,500 रुपये के आसपास हो जाता है। इस तरह से यदि आप कोई संपत्ति 1 से 5 वर्ष के लिए लेते हैं तो जो भी वार्षिक औसत किराया यानी एवरेज एनुअल रेंट होगा उसे 3 गुना करके स्टाम्प शुल्क अदा किया जाएगा। यदि आप 5 से 10 वर्ष के लिए लेते हैं तो 4 गुना तथा 10 से 20 वर्ष के लिए लेते हैं तो 5 गुना एवं 20 से 30 वर्ष के लिए लेते हैं तो 6 गुना करके स्टाम्प शुल्क लिया जाएगा। जबकि निबंधक शुल्क औसत वार्षिक किराए पर ही 2% लिया जाता है। यह तो बात कर रहे थे उत्तराखंड राज्य में कि वहां कितना या किस तरह से आपको निबंधक शुल्क अदा करना होता है। वहीं यदि हम दिल्ली आदि की बात करें तो वहां भी किराए की राशि पर सीधे 2% स्टाम्प शुल्क लिया जाता है। इस प्रकार से हर राज्य में अलग अलग तरीके से स्टाम्प शुल्क लिया जाता है। चलिए अब बताते हैं कि लीज डीड को किसे यानी लीज डीड को कैसे और कहां रजिस्टर्ड कराया जाता है। लीज डीड का एक ड्राफ्ट को निर्धारित स्टाम्प शुल्क के साथ तैयार करने के पश्चात ऊपर बताए गए दस्तावेजों को संलग्न करके आप स्वयं या अपने एडवोकेट के साथ जिस स्थान पर वह संपत्ति स्थित है उसके अंतर्गत जो भी सब रजिस्ट्रार दफ्तर आता है वहां जाकर ऑनलाइन पीडी करके उसका अप्रूवल लेवें और जो भी समय व तिथि आपको मिले उस समय अवधि पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर निर्धारित निबंधक शुल्क अदा करके उसे रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। यदि स्थानीय नियम व रिक्वायरमेंट आपके समझ में ना आवे तो आप किसी लोकल एडवोकेट यानी स्थानीय अधिवक्ता की मदद ले सकते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी, जब भी आप कोई संपत्ति किराए पर लेते हैं तो उसके सभी दस्तावेजों को चेक करें और यह जरूर देख लें कि जो व्यक्ति आपको संपत्ति लीज पर दे रहा है वह संपत्ति का असली मालिक है या नहीं है, क्योंकि संपत्ति असल स्वामी द्वारा ही किराए पर दी जाती है। या वह पावर ऑफ अटर्नी की हैसियत से आपको लीज कर रहा है तो पावर ऑफ अटर्नी में यह जरूर देख लें कि उसे किराए पर देने का अधिकार है या नहीं है। साथ ही संपत्ति पर कोई वाद विवाद तो नहीं है तथा कोई मामला किसी न्यायालय आदि में विचाराधीन तो नहीं है यानी संपत्ति विवादित तो नहीं है, ये जरूर देख लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके इस वीडियो और चैनल से संबंधित कोई सुझाव हैं तो कमेंट कर सकते हैं और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि इस वीडियो में हमारे द्वारा बताई गई कोई गलत जानकारी प्रेषित हो गई हो या अन्य कोई महत्वपूर्ण जानकारी रह गई हो तो आप हमें जरूर जानकारी दें ताकि हम अपने अगले वीडियो में उसे सुधार सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।